हेलो लड्डू जैसे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम 12th क्लास का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है इसका सारणिक डिटर्मिनेंट। लेकिन इसके पहले 3rd चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखना जरूर, क्योंकि वहाँ हमने पढ़ा था आव्यूह और आव्यूह से ही सारणिक बनता है। तो आव्यूह समझ में आना जरूरी है, इसलिए पहले वो वीडियोस देखना। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट रेडी है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस हैं उसकी, तो पहले उसे देखना, उसके बाद में आपको ये देखना है। अब देखिए इसे शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले वही बात कि राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। उठा धनुष अपना निशाना साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। आपको मेहनत अभी से शुरू कर देनी है, बाद की नहीं सोचनी है कि बाद में करेंगे या फिर बाद में क्या होगा। दोनों ही चीज़ नहीं सोचनी है, आपको मेहनत करना है, अभी से करना है, बल्कि आज से और अभी से शुरू हो जाना। अभी अपन चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। बातचीत और बीच में करते रहेंगे, बाद में कर लेंगे बातचीत। क्वेश्चन मतलब चैप्टर देखो, चैप्टर का नाम है सारणिक डिटर्मिनेंट। देखो इसके पहले अपन कंप्लीट करके आए हैं आव्यूह। क्या चीज़ कंप्लीट किया अपन ने? आव्यूह। बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूँ ये चीज़। आव्यूह को अपन ए से लिखते थे और वो क्या होता था, तो वो होता था जैसे मैं दो कोटि का लूँ तो A11, A12, A21 और A22। अब इतनी चीज़ तो समझ में आती होगी आपको कि ये जो है ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, क्योंकि ये चीज़ मैंने बता दी थी कि भाई शायर भी बोलता है तो क्या बोलता है, दो पंक्तियाँ, ठीक है ना। तो दो पंक्तियाँ और लिखता कैसे अपन? ऐसे ही लिखते हैं भाई, इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे तो लिखते नहीं अपन। इसलिए ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। और स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंबा, पोल, हमेशा सीधा लंबा खड़ा रहता है जो, तो ये स्तंभ, इसलिए इसको स्तंभ बोलते हैं और इनको पंक्तियाँ बोलते हैं। ये क्या है? m गुणा n का। अब यहाँ पर m क्या होता है? पंक्ति, और n क्या होता है? स्तंभ। लेकिन ये 2 गुणा 2 का एक आव्यूह है। जब मैं इसको परिवर्तित करके सारणिक में बनाऊंगा तो सारणिक क्या बनेगा समझना। सबसे पहली चीज तो सारणिक को मैं इस तरीके से लिखूंगा। ये क्या है? मॉड्यूलस का साइन जिसको बोलते थे ना, तो ये सारणिक का साइन है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? देखो इसको क्या पढ़ता था मैं? आव्यूह A। इसको क्या पढ़ूंगा इसको सारणिक। अब पूरा सारणिक बार बार नहीं लिखूंगा मैं, इसको लिख दिया मतलब सारणिक A। और इसका मान क्या आएगा? तो इसको मैं लिख दूंगा A11, A12, A21 और A22। इसको इस तरीके से लिखूंगा। देखो ये इस तरीके से ब्रैकेट वाला नहीं बना है, वो बना दिया तो मैं ये मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब कि आव्यूह हो जाएगा। साइड होता हूँ, देख लो एक बार पूरी लाइन अच्छे से, ठीक है ना। अब जो सबसे सीधे हाथ पे राइट में सबसे लास्ट में लिखा था ना मैंने, वो क्या लिखा है? A11, A12, A21, A22, और उसके दोनों तरफ 2 लाइन आ गई। इसको क्या बोलते हैं? सारणिक। फिर सारणिक के लिए एक कंडीशन इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज तो ये जो होगा ना, ये इसको क्या पढ़ेंगे? सारणिक A पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारणिक A पढ़ेंगे। और दूसरा नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सारणिक हमेशा क्या होगा? वर्ग आव्यूह ही होगा। सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह से बनेगा। क्या ज्यादा छोटा हो गया क्या? एक मिनट देख लेता हूं मैं, दिख रहा है? दिख रहा है। सारणिक सदैव वर्ग आव्यूह से बनता है। इसका मतलब देखो अपन ने 2 गुणा 3, 3 गुणा 2, 4 गुणा 3, 4 गुणा 2 ऐसे बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन यहां पर क्या है? अब इसका हमेशा वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। वर्ग आव्यूह मतलब कि जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी वो सारणिक बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एक कोटि का सारणिक। एक कोटि का सारणिक, ठीक है ना। वो क्या होगा? A1 जैसे वो हो गया A11, बस इतना सा हो गया। और इसको अपन सॉल्व भी करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो इसका मान हमेशा क्या आएगा? जो इसका अवयव है ना, वही इसका मान आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा बताता हूं मैं, 2 कोटि का अवयव, 2 कोटि का सारणिक, सॉरी 2 कोटि का सारणिक। 2 कोटि का सारणिक जैसे मैंने लिख दिया A बराबर, जो सामने लिखा है ना वही है आपका A11, वो जो लिखा है A12, A21 और A22। ये हो गया अपना 2 कोटि का अवयव। अब इसको क्या करते हैं अपन? सॉल्व करते हैं। और सॉल्व किस तरीके से करते हैं? देखो सॉल्व करके इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती है जिसको मान बोलते हैं, तो इसका मान निकलता है हमेशा। ये जो था ना अवयव, गलती से अवयव का मान मत निकाल देना, अवयव का मान नहीं निकलता है, लेकिन इनका मान निकलता है। किस तरीके से निकलेगा? देखो यहां से तो सीधे नीचे उतरेंगे अपन, A11, A12 हमेशा ऐसे तिरछे चलेंगे, मतलब तिरछे चलेंगे, A11, A22, तो A11, A12 ये चले अपन। फिर उसके बाद में इस तरफ से ऊपर चलेंगे, ठीक है ना भाई। ऊपर से आए नीचे,
फिर क्या है, इस तरह घूम करके अब ऊपर चलेंगे, मतलब A21 गुणा A21, A21 गुणा A12, और बीच में माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा बीच में? हमेशा माइनस का साइन। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो अपना मान आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो इसके साथ में मैं आपको एक एग्जांपल भी करवा देता हूँ। मैं साइड होता हूँ, पहले तो आप देख लो। 2-3 पॉइंट लिखवाए मैंने, ज़्यादा नहीं। क्या लिखवाया है? आव्यूह जो है उसको अपन ए से लिखते थे, तो आव्यूह ए जो है A11 A12 A21 A22 है। अगर दो कोटि का दो कोटि दो का है तो उसका सारणिक बना देंगे। सारणिक बनेगा तो ये मॉड्यूलस जैसा साइन लगता है वो लग जाएगा। और फिर दूसरा मैंने बताया इसको अपन सारणिक ए पढ़ेंगे। दूसरा बताया मैंने हमेशा वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब कि स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट मैंने एक कोटि के सारणिक का बता दिया। चौथा जो बताया दो कोटि का सारणिक बताया है। क्या होगा? A11 A22 गुणा माइनस A21 गुणा A12। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जाम्पल है 2 4 माइनस 1 2। एग्जाम्पल एक 2 4 माइनस 1 2, 2 4 माइनस 1 2। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको कर लेते हैं, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको अपन सारणिक ए मान लेते हैं। अब इसका मान क्या होगा? अच्छा, कई बार इसी को अपन डिटर्मिनेंट इस तरीके से भी लिख देते हैं त्रिभुज से, तो वो एक ही चीज है। अब देखो क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, इसको इस तरफ गुणा करना है, मतलब ऊपर से नीचे इन दोनों को गुणा करना, मतलब कि 2 गुणा 2। फिर इधर से ऊपर चलना और माइनस का साइन, तो माइनस, अब ये -1 है इसलिए -1 गुणा 4, ठीक है ना। क्या आंसर क्या आ गया? 2 दूनी 4, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया। आंसर क्या आ गया इसका? 8। ये इसका आंसर है, मतलब कि आव्यूह नहीं है, ये सारणिक है। और सारणिक ए का मान क्या है? 8 है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। साइड होता हूं, जल्दी से आप इसको देखो और अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं फिर अपन। तो ये अपना एग्जाम्पल 1 भी हुआ, बिल्कुल ईजी था। फिर इसी के जैसा एक एग्जाम्पल 2 है, x प्लस 1 x माइनस 1 और x प्लस 1 x माइनस 1 और x, ठीक है ना। ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। हाँ जी, तो यही है अपना क्वेश्चन। अब देखो इसको भी सॉल्व करना है तो क्या करना है भाई, पहले सबसे पहले इन दोनों को गुणा करना। इन दोनों को गुणा करना मतलब x गुणा x x स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, इन दोनों को गुणा करना। तो इन दोनों का गुणा मतलब x प्लस 1 x माइनस 1। अब सुनो ध्यान से, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना भाई। अपने को पता है कि इन दोनों को तो गुणा कर दिया अपन ने। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इसको इधर गुणा करो ना, तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, x माइनस 1 पहले ले लो, x प्लस 1 बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो पहले गलत करते हैं, फिर सही करता हूं इसको। x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है ना। x माइनस 1 x प्लस 1 मतलब a माइनस बी a प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 12th क्लास में हो, खाली बोलने से फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला सॉल्व लगा दिया अपन ने, तो क्या बन गया? देखो x स्क्वायर में x स्क्वायर कट गया, -1 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तुम भी खुश, मैं भी खुश, नंबर आएंगे पूरे, लेकिन नहीं आएंगे। ऐसा ही लगा था ना कि नंबर आ जाएंगे, इतना इजी लग रहा है। अरे प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई रे बाबू। क्या मिस्टेक हुई वो सुनो। देखो ये माइनस है ना, ये इस पूरे के बाहर है, इसलिए अंदर जो भी आएगा ना उस पूरे को रखना है आपको ब्रैकेट में। ब्रैकेट में रखो। अब सॉल्व करो। अब इधर जो आएगा ना वो ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब सॉल्व करना, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आ गई होगी शायद। x स्क्वायर तो कट गया, 1 इसका आंसर आया। पहले क्या आया था अपना आंसर? -1। इस बार आंसर क्या आया है? +1। कितना डिफरेंस आया प्लस माइनस का? लेकिन ये इसलिए क्योंकि लास्ट में खाली +1 था। +1 की जगह अगर और कोई नंबर होता तो अपना डिफरेंस और भी ज़्यादा हो जाता, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो अपना एग्जाम्पल 2 भी मैंने करवा दिया। अब इसको आप नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैं नेक्स्ट के लिए एक बार वो ड्राफ्ट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पर लिखा है एक 3 कोटि का सारणिक। 3 कोटि का सारणिक है, इसका मतलब इसमें स्तंभ भी 3 होंगे और पंक्तियां भी 3 होगी। 1 2 3 ये 3 पंक्तियां और 1 2 3 ये स्तंभ। अब जैसे अपन ने पहले 1 कोटि वाले का मान निकाला था, 1 कोटि वाले को सॉल्व किया, फिर 2 कोटि वाले को सॉल्व किया, तो ये 3 कोटि का है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना। इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहली चीज तो जो सबसे ऊपर वाली है ना, इसको मैं क्या बोलता हूँ? पंक्ति। ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। तो इसको मैं R1 से, इसको R2 से, इसको R3 से प्रेजेंट करूंगा। इसको हम स्तंभ बोलते हैं, मतलब कॉलम। इसको C1 से, इसको C2 से, इसको C3 से। अब देखो इसका अपन जब सॉल्व करते हैं ना तो इसको बोलते हैं प्रसार करना। क्या करना? प्रसार करना। प्रसार किस तरीके से होता है मैं सबसे पहले इससे करके बताता हूँ आपको। तो ये है प्रथम पंक्ति, पंक्ति को बोलते हैं रो, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ R1 के
R1 से प्रसार करना, R1 से मैं करूँगा इसका प्रसार, ठीक है ना। R1 से प्रसार करूँगा, 1 मिनट, ये कैमरा राइट है क्या, दिख रहा है सही, हाँ दिख रहा है। तो R1 से प्रसार करना, तो R1 से अगर प्रसार करें, देखिए R1 से प्रसार करूँ तो R1 में सबसे पहला अवयव कौन है, A11 है, इसलिए इधर आ जाएगा देखिए A11, लेकिन इसके साथ में क्या आएगा -1 और इसकी घात आएगी कुछ, इसकी घात क्या आएगी, थोड़ा दूर लिख करके, इसकी घात आएगी जो इधर लिखे है ना वो 1+1 इसकी घात आएगी। अब इसके साथ में क्या आएगा, तो देखो ये क्या है A11 है ना, तो इसकी पंक्ति पे और इसके स्तंभ पे हाथ रख देना, बाकी जो बचा वो पूरा A22 A23 A22 A23 A32 A31 1 नहीं 3 A33, ठीक है ना, ये आएगा इस तरीके से। अब इसके बाद में क्या आएगा, तो देखो वापस वही -1 और उसकी घात क्या आएगी, देखो मैं R1 से चल रहा हूं तो R1 से मैंने A11 तो ले लिया, अब क्या A12 लेना, तो ये मैंने लिया A12, तो इधर इसके ऊपर घात क्या आएगी 1+2, जो इधर आएगा ना वही इसके ऊपर घात आएगी योग में, फिर आएगा ये वाला साइन, मतलब अब देखो अब क्या वापस वही कि जो अवयव ले रहे हो ना उसकी संगत पंक्ति और उसके संगत स्तंभ को हटा देना थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पर ये नहीं है और ये नहीं है, तो बचा कौन, ये दोनों और ये दोनों, बस लिख देना इधर। इसका मतलब A21 A23 A31 A33 ये आ गया। फिर लास्ट अवयव R1 से चल रहे हैं, इसको ले लिया इसको ले लिया, अब इसको लोगे, इसको लेंगे तो ये आया देखिए A13, साथ में ये भी आएगा, लेकिन इधर क्या आएगा -1 और उसके ऊपर घात क्या आएगी 1+3। अब देखो फिर वही चीज कि क्या करना है, ये और ये हटा देना, मतलब इसकी संगत पंक्ति और इसी का संगत अवयव, इनको हटा देना, बचा क्या A21 A22 A31 A32 A21 A22 A31 एक मिनट A31, हाँ सही है, A31 और A32 ये लीजिए, ठीक है ना, आ गया समझ में। अब ये हो गया, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको जैसे 2 कोटि के बन गए ना, ये 2 कोटि के जैसे सॉल्व किए थे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि इसको गुणा करेंगे माइनस इन दोनों का गुणा कर देंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे माइनस इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। ये क्या किया मैंने, R1 के सापेक्ष प्रसार किया है। अब इसी तरीके से सुनो, अब जरूरी थोड़ी है कि मतलब एक चीज तुमको समझ में आएगी कि देखो ये क्या है -1+2 करना था ना इधर, ये क्या 1+2 1+2। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आएगी आपको कि क्या करना है, यह है -1 और उसके ऊपर घात क्या आ रही 1+1, मतलब हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, 1+1 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपके समझने के लिए हुई। अब एक्स्ट्रा जैसा बता रहा हूँ मैं को, क्या इसका मान हमेशा 1 ही रहेगा, इसका मतलब इस जगह पे +1 रहने वाला है, बात खत्म। 1+1 इस जगह पर क्या है 1+2 3 हो जाएगा, और -1 की घात विषम संख्या है, मतलब वो -1 रहेगा, मतलब इस जगह पे हमेशा माइनस का साइन आएगा, ये मैं तुमको साइन बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर कैसा साइन आएगा, 3 और 1 कैसा होता है 4, 4 कैसी सम संख्या, -1 पे सम संख्या की घात, इसका मतलब प्लस रहेगा, ये लीजिए जी प्लस रहेगा। इसका मतलब ये हमेशा कैसा चलेगा, अल्टरनेट इसी तरीके से चलेगा कि प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से चलेगा। अब एक और मैं करके बता देता हूं आपको, इस बार मैं C1 के सापेक्ष करके बता देता हूं। तो देखो C1 से प्रसार कर रहा हूं, मतलब कि मैं कॉलम 1 ले रहा हूं, ये वाला ले रहा हूं। तो सबसे पहले तो वही आएगा A11, ये लीजिए जी A11 आ गया। इसके साथ में क्या आएगा -1 की घात 1+1, साथ में ये लेना, इसको छोड़ देना, मतलब कि इसके संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ देना। A22 A23 A22 A33 A23 और A32, देख लो इसको छोड़ करके A22 A32 A22 A32 A23 A33 A23 A33, लो डब्बा बंद। और फिर उसके बाद में -1 उसकी घात क्या आएगी, तो अगला जो अवयव ले रहा हूं, देखो कॉलम में चल रहा हूं इसलिए इसके बाद में इसको ले रहा हूं, किसको A21 को, ये लीजिए जी 2+1, ठीक है, साथ में आ गया A21। अब देखिए A21 को लिया ना मैंने, मतलब कि इसको और इसको छोड़ दूंगा, किनको, इसकी तो स्तंभ को और इसकी पंक्ति को, बचा कौन A12 A13 A12 A13, नीचे कौन A32 A33 A32 A33, बस हो गया। अब A21 भी हो गया, अब आया A31, ये ले लो, तो इधर -1 की घात 3+1 और A31। अब जब इसको लूंगा तो क्या होगा, देखो ये पंक्ति सॉरी ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ देना, A12 A13 A12
A13 A22 A23 A22 A23 ये लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। ये था अपना C1 से प्रसार, तो R1 से प्रसार हो गया, C1 से प्रसार हो गया, इस तरीके से आप चाहो उससे कर सकता हो। तो मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको C2 का प्रसार बता देता हूं एक बार कि C2 का प्रसार किस तरीके से होगा। अच्छा, फिर वही बात कि यहां पर भी अपन वो समझ सकते हैं ना कि भाई 1 + 1 है, मतलब इस जगह पर प्लस ए आएगा, 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, तो इधर माइनस आएगा, और इस जगह पर साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। ये साइन को आप इस तरीके से समझ करके चलना, ये दिमाग में बैठा लेना। मैंने क्या बोला था आपको, किससे करवाऊंगा, C2 से प्रसार करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो पहला देख लिया अपन ने, ये दूसरा। अच्छा, ऐसा नहीं है एग्जाम में आए और तीनों के तीनों करने बैठो, ठीक है ना, तो फिर एक ही क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन होगा, बाकी क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनमें से कोई एक तरीका लेना है, और अभी करते हैं इसको। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, वैसे आपको ईजी लगता जाएगा, और अपने आप माइंड में ट्रिक आती जाएगी कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। देखो तीसरा अब मैं आपको बता रहा हूँ, प्रसार कर रहा हूँ मैं इस बार C2 बोला था ना, C2 से प्रसार। ये माइनस से शुरू होने वाला है, कैसे, C2 मतलब ये वाली चीज ना, देखो A12, लेकिन इसके आगे क्या आएगा, -1, और उसके ऊपर घात क्या आएगी, उसके ऊपर घात क्या आएगी, 1 + 2, सुनो, -1, उसके ऊपर घात आएगी 1 + 2, ठीक है। A12 लिया तो इसको और इसको छोड़ना है, मतलब इधर आएगा देखो A21 A23 A31 A33, ये लीजिए, ठीक है ना। अब उसके बाद में फिर -1, इस बार में क्या लिया था मैंने, C2, मतलब ये वाला लिया, तो ये कौन है, 2 + 2, साथ में A22, क्या आएगा, इन दोनों को छोड़ देना, मतलब इस पंक्ति, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को। तो यहां से आएगा A11 A13 A31 A33, ठीक है ना। आगे -1, उसके ऊपर क्या चलेगा, देखो A12 ले लिया, 22 ले लिया, 32 ले लेना, तो ये 3 + 2 आ गया, A के साथ में A32। अब ये ले रहा हूँ ना, तो इस वाली तो पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ देना, A11 A13 A11 A13 और A21 A23 A21 A23, ये आ जाएगा, ये लो, ठीक है ना। अब मैंने आपके सामने बोर्ड पे 1 2 3 तरीके लिख रखे हैं। अच्छा, पहले इसको भी फिर बता देता हूँ मैं। देखो इधर क्या आएगा, फिर माइनस का ही साइन आएगा, सुन लो, ये माइनस का साइन है। ये वाला क्या आएगा, तो ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, -1 की घात सम संख्या, -1 की घात विषम संख्या, माइनस में आएगा, क्योंकि 3 2 5, ठीक है ना। ये लिखा है मैंने आपके सामने, जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर इसको सही करने के, मतलब जल्दी करने के, इसकी कैलकुलेशन बड़ी से बड़ी आएगी, लेकिन इनको सही और सटीक करने के लिए और इजी मेथड बताऊंगा मैं आपको। आई थिंक कि नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा है, और ये लिखा है क्योंकि अभी जो अपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, उसके ऊपर का एक ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि डेल्टा, क्या बोलते हैं इसको, सारणिक पढ़ना है इसको। सारणिक बराबर ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करते हैं जी। मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है भाई, अपने को इसका प्रसार करना है। अब जिसके सापेक्ष आप कहेंगे उसके सापेक्ष अपन प्रसार कर सकते हैं, लेकिन देखो मुझे ये दिख रहा है कि इसके अंदर अगर मैं C3 को ले लूँ ना, तो C1 4 है, मतलब C1 का मतलब पहला अवयव जो है ना, कॉलम का, स्तंभ का, तीसरे स्तंभ का पहला अवयव 4 है, दूसरा 0 है, और ये 0 है। सब में 0 गुणा में बाहर आ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इससे मैं बाद में करूंगा, पहले इस कॉलम से या फिर इस पंक्ति से करके देखता हूं। तो पहले एक बार पंक्ति से करता हूं। देखो आपको एक ही करना है कोई, और वही करना है जो इजी हो। मैं R1 से करता हूं एक बार प्रसार इसका। R1 से प्रसार करूंगा तो देखो सबसे पहले 1 आ जाएगा, और 1 माइनस इसके पहले कौन आएगा, -1। अच्छा, यहां पर है ना एक चीज और बता देता हूं मैं, आप तो इस चीज को ध्यान रख लो। क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक एक करके एकांतर क्रम में चल रहा है। प्लस माइनस प्लस, स्टार्टिंग प्लस से होगी, अब ये प्लस आ गया तो अगला माइनस आएगा, एक माइनस आ गया तो फिर प्लस आएगा, फिर ये माइनस आ गया तो प्लस आ गया, और प्लस आया तो माइनस आया, एक एक करके आएंगे। बस इस चीज को याद रख लो। तो मैं जो चीज आपको बताई थी ना कि अगर मैं इससे कर रहा हूँ प्रसार, तो सबसे पहले -1 की घात 1 + 1 करूंगा, फिर वो प्लस हो जाएगा। इससे करूंगा तो -1, फिर क्या आएगा, 1 + 2 आएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो इसकी जगह सीधा ये याद रख लेना। तो इसका साइन में प्लस लेकर के चल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसके सापेक्ष। तो 1 इधर क्या आ जाएगा, 3 0 1 0, ठीक है। फिर 2 माइनस में आएगा, उसके बाद में इसको छोड़ना है, -1 4 -1 4 0 0, ठीक है। फिर +4 क्या आएगा, इसको छोड़ना, -1 3 -1 3 और 4 1, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, एक एज इट इज इसको करना, तो 3 × 0 0, -1 × 0 0,
ठीक है, माइनस 2 एज इट इज, इसको करना -1 गुणा 0 0, 4 गुणा 0 0, प्लस 4, 1 गुणा 1 -1, 4 तिया 12, माइनस में आ जाएगा। तो ये भी पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। आंसर क्या बन रहा है इसका 4 और इधर -13। देखो ध्यान से, -1 -12 -13, 4 गुणा 13 52, माइनस का 52 इसका आंसर आया। लेकिन इतना लंबा भी क्यों करना जब मुझे दिख रहा है कि C1 से प्रसार करूं तो ज़्यादा ईजी होगा। कैसे? अब आपको यही दिमाग लगाना है कि किस तरफ से करें कि इसको ईजी से ईजी और जल्दी से जल्दी कर सकें कम कैलकुलेशन के साथ में। अगर मैं C1 को लेता हूं तो देखो 4 है। अब मेरे को पता है कि इस वाली चीज ये जगह किसकी है, प्लस की है, तो ये प्लस में ही रहना है, इसलिए इसको मैं कर ही नहीं रहा। आगे वो -1 की घात 1 + 1 कुछ लिखना है तो वो लिख ही नहीं रहा, मैं डायरेक्ट 4 ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना। 4, अब इसके साथ में कौन आएगा, तो इसके साथ में -1 3 4 1, -1 3 4 1। फिर उसके बाद में कौन आएगा भाई, ये प्लस में था ये माइनस में आएगा और 0 आएगा। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। ये 0 तो ये 1 2 4 1, 1 2 4 1, फिर प्लस 0 आएगा। फिर उसके बाद में इसको छोड़ करके 1 2 -1 3, 1 2 -1 3, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो 0 से गुणा हो रहा है, सोचना ही नहीं पूरा 0 हो गया, 0 से गुणा हो रहा है वापस सोचना ही नहीं पूरा 0 हो गया। बचे कौन गया अपने पास में, खाली 4 बचा। तो 4 और इसके साथ में कौन, ये तो गुणा होकर के 0 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है ना। -12 गुणा 4 -52। आंसर दोनों से सेम ही है, क्योंकि कैलकुलेशन सेम रहेगी तो आंसर भी सेम रहेगा। क्या करना है, केवल इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, तो केवल इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं बोर्ड पर, जब तक देखिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। देखो क्या लिखा है, ये डेल्टा मतलब कि सारणिक, इसका मान निकालना है। अब इसमें आपके ऊपर है, देखो अगर मैं ये वाली पंक्ति लेता हूँ ना तो इसमें 1 0 आ जाएगा, ये पंक्ति लेता हूँ तो इसमें भी एक बार 0 है, इस पंक्ति को लेता हूँ इसमें भी एक बार 0 है, इसमें लेता हूँ एक बार 0 है, इस स्तंभ को लूंगा एक बार 0, इस स्तंभ को लूंगा एक बार 0। तो आपकी मर्जी जिसको ले लो। मैं पहली पंक्ति से ही कर देता हूँ। मैंने किया R1 से प्रसार, इसका R1 से प्रसार किया तो सबसे पहले 0 आ गया, ठीक है ना। 0 के बाद में देखो इसको और इसको छोड़ना, 0 sin बीटा 0 sin बीटा -sin बीटा 0, ठीक है ना। वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी अपन करते हैं इसलिए लिख दिया मैंने, sin बीटा नहीं sin अल्फा, ठीक है ना। अब देखो ये sin अल्फा लिया तो इसको और इसको छोड़ना, -sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा, 1 मिनट, sin अल्फा लिया ना, हाँ तो, और ये 0, ठीक है ना। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, कैमरा चेक कर लेते हैं एक बार, दिख रहा है। लास्ट वाला देखो इस जगह पर क्या आएगा, वैसे प्लस आएगा लेकिन ये साइन माइनस का है ना, इसलिए माइनस कॉस हो गया, कॉस बीटा। इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा -sin अल्फा 0 कॉस अल्फा और -sin बीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो 0 के साथ में गुणा होकर के सारी चीज़ 0 ही होगी, सॉल्व करना ही नहीं है इसको। इधर आ जाओ सीधा साधा, -sin अल्फा, ढंग से लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, sin अल्फा -sin अल्फा। अब देखो ये क्या है, गुणा होकर के 0 ही हो गया ये तो, ठीक है ना। ये क्या हुआ, इधर गुणा करते हैं तो ये 0 में गुणा होकर के 0 हो गया। फिर इसको गुणा करना तो -sin बीटा cos अल्फा, फिर ये है -cos बीटा। इसको गुणा करना तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, sin अल्फा sin बीटा, और इसको गुणा करूंगा तो ये हो गया 0, ठीक है ना। अब क्या करो, इस साइन को अंदर गुणा कर दो, उधर कॉस को अंदर गुणा करो। इसको अंदर गुणा करूंगा तो देखिए ये माइनस प्लस हो गया, ये हो गया अपने पास sin अल्फा नहीं sin बीटा और cos अल्फा। इधर देखिए ये माइनस का साइन, फिर ये गुणा होगा अंदर, तो ये हो गया sin अल्फा sin बीटा cos बीटा। ध्यान से देखो, sin अल्फा sin बीटा sin अल्फा sin बीटा cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 1 मिनट, अल्फा बराबर बीटा, इसमें कुछ दिया होना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। बोर्ड पर देखते रहना आप लोग, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, सही तो है ना ये। देखते देखो क्वेश्चन में तो सही लिखा है, क्वेश्चन तो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। अब इसका मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी, वरना ये कट जाना चाहिए था। तो देखो sin अल्फा, वो तो 0 हो रहा है इसलिए उसको चेक ही नहीं कर रहा। sin अल्फा तो इसको छोड़ के -sin अल्फा 0 sin बीटा cos अल्फा बरोबर, फिर उसके बाद में ये आएगा तो इसका माइनस उसका, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना, ये बीटा नहीं है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, इसलिए इस जगह पर ये cos अल्फा है, तो ये भी cos अल्फा आएगा। अब देखो क्या दोनों बराबर है क्या,
साइन अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा दोनों क्या हो गए, माइनस हो गए। माइनस हो गए तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। बस ये इतना सिंपल से इसके क्वेश्चन। बस काम किस चीज का ध्यान रखना है, केवल कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। और कैलकुलेशन कैसे सही होगी, तो प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका मतलब प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्शन आएगा, और आना ही है। भाई आपने पहली बार जब कभी साइकिल चलाई होगी तो ऐसा तो नहीं था ना कि पहली बार चलाते ही दोनों हाथ छोड़ करके मस्त साइकिल चला रहे थे, नहीं। लेकिन आपने प्रैक्टिस करी तब आप, आज की तारीख में ऐसा होता है कि साइकिल में कई बार अगर हाथ छोड़ भी देते हैं तो साइकिल इधर उधर गिरती नहीं है, संतुलन उसका बना हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि आपने की थी उसके लिए प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करी होती और पहली बार में सीधे उसकी सीट पर चढ़ करके हाथ छोड़ करके चला रहे होते तो शायद बैठ भी नहीं पाते उसके ऊपर, सीट पर गिर जाते बैठने से पहले ही। तो आपको बस यही चीज़ जो है ना, ये लाइफ के अंदर हर जगह पे काम में आएगी कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन भी सही होगी और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से करना है। अब जैसे पहला वाला है उसी को देखो आप, एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, इसमें R1 से भी किया, C1 से भी किया। R1 से किया, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी। C1 से किया, कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ी। तो अब आगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, ऐसा अवयव ढूंढना, मतलब ऐसी पंक्ति या स्तंभ ढूंढना जिसमें 0 ज़्यादा आ रहे हो। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन प्रश्नावली 4.1 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट नोट हैं जो लिखना है आपको। क्या? एक तो है कि यदि अवयव a बराबर 2 भी है, कि भाई अवयव a बराबर 2 भी है तो आवश्यक नहीं है कि a का सारणिक का मान जो निकलेगा ना वो सारणिक b का दुगना होगा। एक तो ये आवश्यक नहीं है। ऐसा क्यों आवश्यक नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि अगर एक अवयव है उसको अपन ने किसी संख्या से गुणा किया, कि कोई भी संख्या हो सकती है, तब आपको दूसरा अवयव मिला, तो जो पहले वाले का सारणिक होगा ना, मतलब a का सारणिक वो इसके घात n लगेगी, उसके सारणिक के मान के इक्वल होगा। n क्या है? सारणिक की कोटि है। अब ऐसा क्यों, तो वो बता देता हूं मैं। देखिए अवयव में क्या होता था, अगर अवयव मान लीजिए आपके पास में 2 5 3 8 इस तरीके का है, और अगर आपको बोला ठीक है ना, इसके अंदर तो जैसे गुणा करते हैं, तो मैंने बोला कि 4a बराबर क्या होगा, तो 4 क्या होगा, सब में गुणा होगा। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 अठे 32, ठीक है ना, इस तरीके से। अब क्या होता है, जब सारणिक होता है ना आपके पास में, मान लेते हैं कि यही सारणिक है 8, 20, 12 और 32, ठीक है ना, ये सारणिक है। मैं सारणिक की बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है अपने पास में, सारणिक है, ठीक है। तो सारणिक में से जब कॉमन लेते हैं ना अपन, तो कॉमन वो एक, या तो एक पंक्ति से या फिर एक कॉलम से कॉमन आता है। मतलब कि या तो एक पंक्ति से या फिर एक स्तंभ से कॉलम आता है। तो पहले 4 इन दोनों में से कॉमन आएगा। जब 4 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, देखिए 4 कॉमन आ गया। अब क्या बता, इधर 2 और इधर 5, फिर 12 और 32 अभी ऐसा का ऐसा ही है। अब इसमें से 4 कॉमन आएगा, इसका मतलब 4 एक बार आ गया, 4 अब दूसरी बार आएगा। तो क्या रहेगा इधर 4, देखो 2 और 5 तो ऐसा का ऐसा, 4 तिया 32, 4 अठे 32, तो 4 चौक क्या हो गया 16। या फिर इसको ऐसा लिख दूं, 4 की घात 2 और 2 5 3 8। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सुनो, अवयव और सारणिक में अंतर क्या आ रहा है भाई, यहाँ किसी भी संख्या को गुणा करूंगा सब में गुणा हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ कॉमन लेने की बात आएगी ना तो वो बाहर आएगा। सुनो, मैंने यहाँ पर बता दिया a बराबर ये था, तो सारणिक a का मान जो था, अगर उसको किसी संख्या से जो भी था उसके ऊपर कोटि कितनी आ रही है, 2 कोटि आ रही है। 2 क्यों आ रही है? क्योंकि ये 2 कोटि का अवयव था, मतलब 2 कोटि का सारणिक है, इसलिए 4 के ऊपर 2 आ रहा है। क्या गुणा किया था, मतलब क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, गुणा जो किया था वो 4 से गुणा किया था। जब कॉमन निकाल रहा हूं मैं तो क्या आ रहा है, 4 के ऊपर घात 2 लेकर के आ रहा है, और 2 क्या है, कोटि। वही चीज है यहाँ पर। अगर a बराबर k भी है तो सारणिक a का मान क्या होगा, k के ऊपर इसकी कोटि की घात लग जाएगी और b का मान आएगा, ठीक है ना। साइड होता हूँ, अगर नोट करना चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, बाकी वो एक्स्ट्रा बताया मैंने, आपके काम मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं वैसे कुछ, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं। मान निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है, इसको गुणा करना है, तो 2 एकम 2 -2 आ गया, माइनस का साइन, और ये 5 चौक 20 वो भी माइनस में आएगा। तो क्या आएगा भाई, -2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 20 आएगा, और ये +18 इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में फर्स्ट मैंने इस जगह पर लिखा है, तो इसको देखना। आई होप कि आपको नीचे तक तो दिख रहा है, सेट किया था कैमरे को तो इसलिए नीचे तक आपको दिख रहा होगा। इसको करता हूँ मैं सॉल्व। तो क्या आएगा, पहले इन दोनों को गुणा करूंगा, मतलब cos थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस, और ये वाला माइनस आ गया इसलिए प्लस हो गया, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये क्या बना अपने पास में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो बच्चे को भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 आ गया, ठीक है। इसी का सेकंड भी लिख देता हूं मैं, और उसको फिर कर देते हैं अपन। तो सेकंड क्या है उसका, देखिए
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सेकंड का सेकंड क्वेश्चन लिखा है मैंने, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, इधर एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक। तो क्या करो, इसको गुणा करना है पहले, इसका मतलब इधर आएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, गुणा में कौन आएगा, एक्स प्लस एक, फिर माइनस इधर क्या आएगा, ये दोनों का गुणा, मतलब कि एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक। अब देखो सॉल्व करें इसे, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ध्यान से देखो इस चीज को, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक, एक्स प्लस एक। अगर कोई फॉर्मूला ध्यान है तो ये फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस एक क्यूब, मतलब फॉर्मूला वैसे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला दिख रहा है। अगर बाई चांस तुमको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसको गुणा ही करना है, यही ऑप्शन रह जाता है और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। तो पहले एक्स को देखो, वो फॉर्मूला लग रहा है सीधा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई, एक क्यूब बनता है ये, लेकिन मैं फिर भी आपको बेसिक करके बता रहा हूँ कि कैसे गुणा कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब स्क्वायर गुणा एक्स, ये हो गया एक्स क्यूब, फिर ये एक्स गुणा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक गुणा एक्स, एक्स, अभी इधर गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुणा एक, माइनस एक्स, फिर एक गुणा एक, एक। अब देखिए इसको करूंगा तो ये तो ध्यान ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर हो जाएगा, वो एक रहेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस में, ये एक्स स्क्वायर माइनस में कट गए, ये एक्स प्लस में, ये एक्स माइनस में कट गया। आंसर क्या है अपने पास में, एक्स क्यूब, फिर इधर से ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक प्लस एक दो, ये अपना आंसर आया। अब मैं साइड होता हूं, पहला और दूसरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है 4.1 का, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अपन एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में बताता हूं मैं आपको। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, तीसरा जो है ना वो इस पर बेस्ड है, तीसरा चौथा क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेना, वरना नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसके अंदर अपन थर्ड क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे। आज का इस चैप्टर के लिए पहला था वीडियो ये, इसलिए इंट्रो था, इसके अंदर काफ़ी नोट्स थ्योरी वगैरह पॉइंट्स थे, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। तो अभी आज का वीडियो जो अपन थोड़ा छोटा रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट जब भी अपना वीडियो आएगा उसके अंदर अच्छे से कवर कर लेंगे। हो सकता है 4.1 कंप्लीट करके 4.2 भी स्टार्ट भी हो जाए, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर और बहुत इजी है, बहुत मतलब आप देख लीजिए आपका सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो गया है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक तो कम हो गए। तो कुल मिलाकर के चैप्टर जो है ना वो आपके लिए ईजी है, कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब लास्ट तक आपने देखा, इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना, जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ्स का अच्छा कंटेंट चाहिए। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा, वो मैंने करवाए थे। इस बार भी आपके लिए कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर के आऊँ इस चैप्टर को, जैसे कंप्लीट होगा तब, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको PDF चाहिए हो या फिर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मोबाइल नंबर और फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप पेज सबका लिंक दिया है, आप ज्वाइन हो जाना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।